वो पढ़ेंगे हरियाणा में वर्धन वंश। तो हेडिंग डालिएगा, हरियाणा में वर्धन वंश। और बच्चों इसी वर्धन वंश को हम बोलेंगे पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश नाम तो इसको आगे चल के लोगों के द्वारा दिया गया। सबसे पहले जो ये वंश था, ये कौन सा वंश था आपका? पुष्यभूति वंश था। तो हरियाणा में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों हम बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो इस वर्धन वंश का जो उदय हुआ था, या पुष्यभूति वंश का जो उदय हुआ था, वो गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ हुआ था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। और गुप्त साम्राज्य का जो पतन है ये हो जाता है बच्चों छठी सदी के अंदर। तो इस वंश का जो उदय हुआ वो छठी सदी में हुआ था। पुष्यभूति नाम का एक सामंत था जो गुप्तों के अधीन काम किया करता था। और 5वीं सदी के बाद, यदि हम छठी सदी की शुरुआत की बात करते हैं, तो छठी सदी आते आते मेरे बच्चों गुप्त जो शक्ति है वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि गुप्तों के अधीन काम करने वाले सामंतों ने गुप्तों के अधीन रहकर काम करने से मना कर दिया था। और उन्होंने बोल दिया था कि गुप्त शासक अब क्या हो चुका है, अयोग्य हो चुका है, कमजोर हो चुका है, और अब हम गुप्तों के अधीन रह के काम नहीं करेंगे। और उन्हीं सामंतों में से एक सामंत जिसका नाम था पुष्यभूति, उसने भी अपने आप को गुप्तों से स्वतंत्र होने की घोषणा की और गुप्तों से स्वतंत्र होकर उसने खुद का एक वंश शुरू किया। उसी को पुष्यभूति वंश हम बोलते हैं। बच्चों जिस जमीन को वो संभालता था गुप्तों के अधीन रह के, उस जमीन को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। और श्रीकंठ जनपद ही आज का अपना क्या है, हरियाणा है। तो गुप्त काल में अपने हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। और गुप्तों के अधीन आने वाले इस श्रीकंठ जनपद को संभालने का काम गुप्तों के अधीन एक सामंत पुष्यभूति किया करते थे। गुप्त शक्ति कमजोर हो जाने के बाद इस पुष्यभूति नामक सामंत ने अपने आप को, अपने श्रीकंठ जनपद नामक क्षेत्र को गुप्तों से स्वतंत्र कराने की घोषणा की और खुद का वंश उसने शुरू किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का जो उदय होता है वो कौन से साम्राज्य के पतन के बाद? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। और हम बात करें कौन सी सदी में? छठी सदी में। तो बच्चों इस वंश के जो संस्थापक थे, वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस वंश के संस्थापक का नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति। बच्चों हम बात करें पुष्यभूति की, पुष्यभूति के द्वारा शासन चलाने के लिए अपनी जमीन के रूप में, अपनी राजधानी के रूप में इसने स्थापित किया थानेसर को। तो पुष्यभूति द्वारा श्रीकंठ जनपद की जो राजधानी है वो थानेसर स्थापित की गई थी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो पुष्यभूति था ये शैव धर्म का अनुयायी था बच्चों। और शैव धर्म के अंदर ये कौन से भगवान की पूजा किया करता था? भगवान शिव की पूजा किया करता था। तो भगवान शिव का इसे क्या बोल देंगे? उपासक बोल देंगे।
भगवान शिव की उपासना ये किया करते थे, इसी के चलते इसने अपनी राजधानी थानेसर के अंदर, जिसे हम स्थानेश्वर भी बोलेंगे, वहां पर महादेव के सम्मान में, भोलेनाथ के सम्मान में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, जिसे हम बोलेंगे स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है बच्चों, जो थानेसर के अंदर बना हुआ है। और इस थानेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण है, यदि आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा करवाया गया था, तो आपको बोलना है इसका निर्माण करवाया गया था बच्चों पुष्यभूति के द्वारा। क्यों? क्योंकि पुष्यभूति किसकी पूजा किया करते थे? भगवान शिव की पूजा किया करते थे। भगवान शिव की ये क्या किया करते थे? पूजा किया करते थे। ठीक है। अब देखिएगा, पुष्यभूति के द्वारा इस वंश की स्थापना कर दी जाती है, और पुष्यभूति के बाद इस वंश में बच्चों 6 शासक हुए, 6 राजा हुए। 6 के 6 राजाओं ने अपने नाम के पीछे वर्धन जोड़ा, इसलिए आगे आने वाले लोगों ने बच्चों इस वंश को पुष्यभूति ना बोल के वर्धन वंश बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वंश में पुष्यभूति के बाद आने वाले 6 के 6 शासकों ने अपने नाम के पीछे क्या जोड़ा है? वर्धन जोड़ा है। इसीलिए इसे हम पुष्यभूति वंश ना बोल के क्या बोलते हैं आज? वर्धन वंश। हालांकि इस वंश की जो शुरुआत है मेरे भाई, वो पुष्यभूति नाम के एक सामंत के द्वारा, जो गुप्तों के अधीन काम किया करता था, शुरू की गई थी। इसकी जो शुरुआत है वो पुष्यभूति द्वारा की गई थी। ठीक है। अब देखिएगा, ये जो पुष्यभूति वंश है, इसके हम बाकी बचे हुए 6 राजाओं के बारे में चर्चा करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। और बात करेंगे कौन सी सदी की? 6ठी सदी की। सबसे पहला जो शासक होगा वो आपको ध्यान रखना है, नरवर्धन। नरवर्धन ने बच्चों जो शादी की थी, वो वर्जिनी देवी के साथ की थी। वैड्स का मतलब तो जानते ही होगे ना, तुम भी अपने नाम के साथ वैड्स जुड़वाना चाहते होगे, है ना। तो नरवर्धन की जो शादी है वो वर्जिनी देवी के साथ हुई, और नरवर्धन और वर्जिनी देवी से बच्चों एक संतान उत्पन्न हुई, उसे हम बोलते हैं राज्यवर्धन फर्स्ट। राज्यवर्धन फर्स्ट। और राज्यवर्धन फर्स्ट की जो शादी हुई वो अप्सरो देवी के साथ हुई। और इन दोनों से बच्चों जो संतान उत्पन्न हुई उसे बोलते हैं आदित्यवर्धन। उसे हम बोल देंगे आदित्यवर्धन। और आदित्यवर्धन की जो शादी हो जाती है वो गुप्तों की राजकुमारी महासेन गुप्ता के साथ। और आदित्यवर्धन और महासेन गुप्ता की जो संतान थी वो थी बच्चों आपकी प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन ने शादी की यशोमती के साथ। और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो 3 संतानें उत्पन्न हुई बच्चों। इन 3 संतानों में एक राज्यवर्धन सेकंड, जो बड़ा बेटा था इनका, उसके बाद बच्चों हर्षवर्धन जो छोटा बेटा था इनका,
और एक थी पुत्री जिसका नाम है राज्यश्री। ठीक है। राज्यश्री की जो शादी की गई वो ग्रहवर्मा के साथ की गई थी। और ग्रहवर्मा जो थे ये मोखरी वंश के शासक थे। मोखरी वंश उन दिनों काम कर रहा था कन्नौज के ऊपर। कन्नौज आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो ये कन्नौज शासक थे ग्रहवर्मा। ठीक है। यहां तक जल्दी से एक बार नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक एक राजा को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिएगा बच्चों। चलेगा, इतना नोट कर चुके होंगे। सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, नरवर्धन से कोई क्वेश्चन अपना नहीं बनेगा, राज्यवर्धन फर्स्ट से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आदित्य वर्धन से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रभाकर वर्धन से बच्चों वर्धन वंश जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगा अच्छे तरीके से। तो प्रभाकर वर्धन से ही हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक का मतलब है इन्हीं के समय वर्धन वंश जो है वो आगे बढ़ना अच्छे तरीके से शुरू हुआ, फलना फूलना शुरू हुआ। तो वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक कौन होंगे बच्चों? प्रभाकर वर्धन होंगे। इन्होंने गद्दी पर बैठते ही महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी बच्चों। तो थानेसर की गद्दी पर बैठते ही इन्होंने कौन सी उपाधि को धारण किया? महाराज धीराज की उपाधि धारण की। और महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले ये वर्धन वंश के पहले शासक थे। इस उपाधि को धारण करने वाले वर्धन वंश के प्रथम शासक। ध्यान रखेंगे बच्चों, इनके समय हुणों के द्वारा इनके समय हुणों द्वारा इनके क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था। हुण एक शक्ति थी जिन्होंने आक्रमण किया था किनके समय? प्रभाकर वर्धन के समय। हुणों से निपटने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपने बेटे राज्यवर्धन को एक सेना देकर भेजने का काम किया था। तो ध्यान रखेंगे, हुणों के आक्रमण को रोकने के लिए
राज्यवर्धन सेकंड जो इनका बड़ा बेटा था, को अभियान पर भेजा गया था बच्चों। और इन्हीं के पीछे पीछे हर्षवर्धन भी अपने भाई की सहायता करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो राज्यवर्धन सेकंड के पास पहुंचता इससे पहले हिमालय की खूबसूरत वादियों ने उसको आगे बढ़ने से रोक दिया, और वहीं पर बच्चों वो अपना मनोरंजन करना स्टार्ट कर देता है। इतने में पता चलता है हर्षवर्धन को गुप्तचरों के माध्यम से कि उनके पिता, जिन्हें थानेसर के अंदर वो सकुशल छोड़ के आए थे, उनकी क्या हो जाती है, बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु जो हुई थी प्रभाकर वर्धन की, वो हुई थी 605 ईस्वी में। प्रभाकर वर्धन की जो मृत्यु है वो 605 ईस्वी में। और अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही हर्षवर्धन जो है वो वापिस लौट आता है थानेसर के अंदर। लेकिन राज्यवर्धन सेकंड को ये सूचना नहीं मिली थी कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। राज्यवर्धन सेकंड बिजी थे हुनों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद यशोमती भी बच्चों क्या हो गई थी, सती हो गई थी। इनकी मृत्यु के साथ यशोमती क्या हो जाती है, जो इनकी पत्नी थी वो सती हो जाती है, दुख सहन नहीं कर पाती, और यशोमती क्या हो गई थी, सती हो गई थी। बच्चों इस बात की जो जानकारी है हरस्त्रित नामक ग्रंथ से मिलती है कि यशोमती सती हो गई थी। इस बात की जानकारी कौन देता है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट, जिसने लिखी हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के ऊपर हर्षचरित। और इसी हर्षचरित नामक ग्रंथ ये जानकारी मिलती है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के साथ ही यशोमती रानी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। ठीक है। अब देखिएगा, जब राज्यवर्धन सेकंड हुणों को पराजित करके वापस थानेसर लौटता है तो वो अपनी माता और अपने पिता को वहां नहीं देख पाता, क्योंकि दोनों की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। और जब उसे इस बात का पता चलता है कि जब वो हुनों के ऊपर जीत दर्ज करने के उद्देश्य से पिताजी को छोड़ के गया था और वापिस आया, तो उनको पिताजी मिलते नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उन्हीं के दुख में यशोमती, मतलब उनकी माता, वो भी क्या हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। राज्यवर्धन सेकंड इस दुख को सहन नहीं कर पाता है और वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसका हर चीज से बच्चों जो प्रेम है, जो मोह है, उससे विश्वास उठ जाता है। और राज्यवर्धन सेकंड बोलता है कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे सबसे बड़े जो धन दौलत थे वो मेरे माता पिता थे, यदि वो मेरे पास नहीं है तो बाकी बची हुई धन दौलत का मेरे को कोई लेना देना भी नहीं है। और मैं अब बाकी बचा हुआ जो जीवन है वो राजा बन के नहीं, किसी राजा का बेटा बन के नहीं, बल्कि एक सन्यासी बन के गुजारना चाहता हूं। और मैं सन्यास के रास्ते पे, मैं बैराग के रास्ते पे निकलना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने उनको समझाया कि देखिएगा, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी है, थानेसर की गद्दी खाली हो चुकी है और जल्दी से जल्दी आपको थानेसर की गद्दी को संभालना है। लेकिन बच्चों वो राजी नहीं हुए। उन्होंने बोला कि जब मेरे माता पिता जा चुके हैं तो मेरे को किसी और चीज से लेना देना नहीं है, और वो बैराग के रास्ते पर जाने की तैयारी कर लेते हैं। इतने में पता चलता है कि उनकी जो बहन थी राज्यश्री, जिनकी शादी हो रखी थी गृह वर्मा के साथ, जो कन्नौज के मोखरी वंश का शासक था, उनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। उनकी जो बहन है वो विधवा हो चुकी थी, और उनकी बहन के पति गृह वर्मा की हत्या करने का जो काम किया था, जिसका नाम आया था, वो था मेरे बच्चों शशांक, जो गौड़ शासक था, जो बंगाल को संभालता था। और एक था देवगुप्त। देवगुप्त और गौड़ शासक शशांक ने, दोनों ने मिलके राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री के पति गृहवर्मा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और जब ये समाचार थानेसर के अंदर बैठे हुए राज्यवर्धन सेकंड को पता चलता है, जिसने मन बना लिया था राजा की गद्दी को छोड़ के बैराग के रास्ते पे निकलने के लिए, बच्चों उन्होंने अपना मन पलट लिया था। क्योंकि अपने बहन
वो विधवा जब ये बात सुनता है राज्यवर्धन सेकंड तो आग बबूला हो जाता है और वो बोलता है कि बैराग के रास्ते पे नहीं, पहले मैं राजा बनकर क्या करूंगा, अपनी बहन के पति के हत्यारों को सजा दूंगा। तो बच्चों यहां से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहीं पर नोट करके कहीं पर लिख लो तुम कि राज्यश्री के पति की हत्या, नोट करके लिख लीजिएगा। राज्यश्री के पति गृह वर्मा की हत्या देवगुप्त और गौड़ शासक शशांक द्वारा, साथ के साथ राज्यश्री को क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। राज्यश्री को क्या कर लिया जाता है, कैद। लेकिन बाद में राज्यश्री कुछ सैनिकों की मदद से इनकी कैद से छूट जाती है और ये अपने पति की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाती, पागलों की तरह इसने भटकना शुरू कर दिया था। राज्यश्री ने जिन जंगलों के अंदर भटकना शुरू कर दिया था वो जंगल है विंध्याचल, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। भटकना शुरू कर दिया था बच्चों, ठीक है। जब इस बात का पता चलता है किसको, राज्यवर्धन सेकंड को, राज्यवर्धन सेकंड बच्चों किसकी गद्दी पे बैठ जाता है, अपनी बहन के पति के हत्यारों को सजा देने के लिए वो बैराग के रास्ते को छोड़ के उसका मन वापिस बन जाता है राजा बनने का। तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने के बाद राज्यवर्धन सेकंड क्या बन जाएगा, यहाँ शासक बन जाएगा। तो राज्यवर्धन सेकंड को अब हम पढ़ेंगे। राज्यवर्धन सेकंड जिसने गद्दी पे बैठते ही बच्चों एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम है परम सौगात। परम बटरक या परम सौगात। ठीक है बच्चों, राज्यवर्धन सेकंड का जो शासन काल है वो याद रखेंगे 605 ईस्वी से 606 ईस्वी। राज्यवर्धन सेकंड के द्वारा बच्चों देवगुप्त की क्या कर दी जाती है, हत्या। देवगुप्त वो जिसने इसकी बहन के पति गृहवर्मा को मारा था। लेकिन जो गौड़ नरेश था शशांक, वो बच्चों डर के मारे यहां से भाग जाता है, कन्नौज से भाग के वो अपने वाले इलाके गोड, गोड का मतलब आज का पश्चिम बंगाल है। आज के बंगाल को हम क्या बोलते थे, पहले गोड बोलते थे, ठीक है। तो ये बंगाल को संभालने का काम किया करता था कौन मेरे बच्चों, शशांक। शशांक आप लोगों ने बौद्ध धर्म के अंदर भी पढ़ा होगा कि ये बौद्ध धर्म से घृणा करता था और इसी ने बोधि वृक्ष को कटवा के गंगा में फेंकवाने का क्या किया था बच्चों, काम किया था। तो
देवगुप्त की हत्या कर दी जाती है राज्यवर्धन सेकंड के द्वारा, और शशांक जो है वो डर के मारे कन्नौज को छोड़ के अपने वाले बंगाल क्षेत्र में भाग जाता है। इसका पता राज्यवर्धन सेकंड को लग जाता है। राज्यवर्धन सेकंड अपनी बहन के पति के एक हत्यारे को सजा दे चुके थे और दूसरे हत्यारे को सजा देने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। पीछे पीछे जब जाता है तो शशांक समझ चुका था कि राज्यवर्धन सेकंड जो है वो गुस्से में आग बबूला हो रखा है और उस की आग के सामने वो नहीं ठहर पाएगा। इसका मतलब शशांक डर चुका था कि राज्यवर्धन सेकंड उसकी जो मौत है वो अवश्य करेगा। लेकिन शशांक दिमाग से चाल चलता है। शशांक सोचता था कि जो दुश्मन होता है ना, यदि उस दुश्मन के गुस्से को प्यार में बदल दिया जाए तो सीधी सी बात है, मरने से क्या है वो बच सकता है। तो शशांक जब अपने क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है तो शशांक अपने सैनिकों को आदेश देता है कि मेरा पीछा करते करते राज्यवर्धन सेकंड आ रहा है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, उसको पश्चिम बंगाल की सीमा में अच्छे से क्या करने दीजिएगा, प्रवेश करने दीजिएगा, और प्रवेश ही नहीं उसका अच्छे तरीके से क्या कर दीजिएगा, स्वागत कीजिएगा। तो मेरे बच्चों, जब बताया जाता है राज्यवर्धन सेकंड ने पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश किया तो उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। अब देखिएगा, शशांक उसका दुश्मन था और वो शशांक का दुश्मन था, लेकिन शशांक ने चाल चली कि जो दुश्मन आग बबूला होके मेरे पीछे पड़ा है उसके गुस्से को यदि मैं प्यार में बदलूंगा तब बात बनेगी, यदि उसका मैं विरोध करूंगा तो उसका गुस्सा है वो सातवें आसमान पे है, वो किसी भी हालात में मेरे को बख्शेगा नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है भाई कि बहन के पति की हत्या की थी, और बहन के पति की जब हत्या करेगा कोई तो बहन का जो भाई होगा उसके दिल और दिमाग के ऊपर क्या बीतेगी तुम खुद सोच सकते हो। वो फिर आओ देखता ना ताओ बच्चों, फिर सामने वाले को धड़ाधड़ कर देता है काम, ठीक है ना। तो ये शशांक समझ चुका था। शशांक ने बोला कि उसका बहुत अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, स्वागत करना है। फूल मालाएं ढोल नगाड़े से उसका स्वागत किया गया। बच्चों, जब स्वागत किया गया तो राज्यवर्धन सेकंड क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। और राज्यवर्धन सेकंड का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और जब उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है तो उसको शशांक के पास दरबार में भेजा जाता है। और राज्यवर्धन सेकंड शशांक को देख के दोबारा से जब गुस्सा होना स्टार्ट होता है तो शशांक बोलता है कि देखिएगा, मेरे को नहीं पता था कि जो ग्रह वर्मा है वो आपकी बहन का पति है, वरना तो मैं कभी भी उसको नहीं मारता, गलती से वो क्या है मारा गया है। और मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपकी बहन से मैं माफी मांगता हूं, ठीक है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो आपकी बहन के पति को मारने का बिल्कुल नहीं था, वो गलती से मारा गया है। बच्चों, इस प्रकार की बातें बोली जाती है तो राज्यवर्धन सेकंड का गुस्सा धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट होता है। और उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है तब जब शशांक बोलता है कि देखिएगा, इस गुस्से को हम, इस नफरत को हम क्या बदलें, प्यार में बदलें। और इस नफरत को प्यार में बदलने का मतलब है, शशांक ने बच्चों रिश्तेदारी करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। शशांक ने अपनी बहन की जो शादी है वो राज्यवर्धन सेकंड से करने का निर्णय कर लिया। और शशांक ने बोला कि देखिएगा, मेरे से गलती हुई है तो मैं अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूं। तो राज्यवर्धन सेकंड बच्चों खुश हो जाता है मन ही मन। जब राज्यवर्धन सेकंड यहां से जाना स्टार्ट कर देता है तो शशांक बोलता है कि मैंने आपको रिश्तेदार मान लिया है और आप मेरे क्षेत्र में पहली बार आए हैं, तो आप पहली बार आए हैं तो बिना मेरे घर का खाना खाए मैं आपको वापस लौटने नहीं दूंगा, क्योंकि अब हम रिश्तेदार बन चुके हैं। और रिश्तेदार जब मेरे घर में आ रहा है तो उसको बिना खाना खाए मैं वापस लौटने नहीं दूंगा। बताया जाता है बच्चों कि राज्यवर्धन सेकंड के लिए जो खाना मंगवाया गया शशांक के द्वारा उसमें विष मिला दिया गया था, जहर मिला दिया गया था। और जहर देकर भोजन में 606 ईस्वी के अंदर राज्यवर्धन सेकंड का काम तमाम कर देता है बच्चों। कौन? शशांक, ठीक है। तो लिखिएगा, भोजन में विष देकर, भोजन में विष देकर, ये मतलब जहर देकर शशांक द्वारा 606 ईस्वी में राज्यवर्धन सेकंड की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से राज्यवर्धन सेकंड जो है वो शशांक के द्वारा मारा जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम हर्षवर्धन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों।
तो जल्दी से नोट कीजिएगा, इसके बाद हम हर्षवर्धन को पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 606 ईस्वी में राज्यवर्धन सेकंड की मृत्यु हो जाती है, और राज्यवर्धन सेकंड की मृत्यु हो जाने के बाद मात्र 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन के कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, और यह जिम्मेदारी थी थानेसर की गद्दी को संभालने की। जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा, नोट कर चुके हो? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, बच्चों हर्षवर्धन का जो जन्म है वो आपको ध्यान रखना है। सर जन्म हुआ इसका 4 जून 590 ईस्वी के अंदर। 4 जून 590 ईस्वी। ठीक है, इसका जो शासन काल रहा वो शुरू होगा 606 ईस्वी से, और इसकी मृत्यु तक यह गद्दी पे बैठा रहेगा। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इसका शासन काल। यदि आपसे इसका जीवन काल पूछा जाता है तो जीवन काल जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक रहता है। जन्म हुआ इसका 590 ईस्वी और मृत्यु हुई 647 ईस्वी। बच्चों इसका जो जन्म हुआ वो 6ठी सदी में हुआ, और इसकी मृत्यु जो हुई वो 7वीं सदी में। सदी भी पूछ ली जाती है, जन्म 6ठी सदी। बात करें मृत्यु और शासन की, तो मृत्यु और शासन 7वीं सदी में। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में बच्चों गद्दी पे बैठा था ये। 16 वर्ष की उम्र में थानेसर की गद्दी पर। बच्चों बात करें तो हर्षवर्धन जो शुरुआत में भगवान शिव की उपासना किया करता था, हर्षवर्धन शुरुआत में किसकी पूजा किया करता था, भगवान शिव की।
क्योंकि इसके पूर्वज हमेशा से किसकी पूजा करते आए, भगवान भोलेनाथ की, महादेव की, भगवान शिव का उपासक। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि राज्यश्री जो है वो अपने पति ग्रहवर्मा की मृत्यु हो जाने के बाद विंध्याचल के जंगलों में पागलों की तरह उसने भटकना शुरू कर दिया था। बच्चों, एक दिन इसी जंगल से गुजर रहे थे एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम है दिवाकर मित्र। और बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के द्वारा इस राज्यश्री को पहचान लिया जाता है कि ये थानेसर की गद्दी पे बैठे हुए हर्षवर्धन की क्या है, बहन है, प्रभाकर वर्धन की क्या है, बेटी है। और वो बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र है, इसको बच्चों अपने साथ लेके आ जाता है थानेसर के अंदर। तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र द्वारा राज्यश्री की क्या कर दी जाती है, जान बचा ली जाती है। राज्यश्री की जान क्या है बच्चों, बचाई गई। और राज्यश्री को लेकर जब बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र आ जाता है एक दिन थानेसर के अंदर, तो अपनी बहन को जिंदा देख हर्षवर्धन जो है वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और दिवाकर मित्र को बच्चों बहुत ज्यादा इनाम धन दौलत दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वही तो बौद्ध भिक्षु था जिसने हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री की क्या बचाई थी, जान बचाई थी। और जब दिवाकर मित्र जाना शुरू करता है थानेसर से हर्षवर्धन के दरबार से, तो हर्षवर्धन बोलता है कि आपने मेरी बहन की जान बचाई है, तो आपका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे दरबार में कई दिनों तक रहें। मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा सेवा करना चाहता हूं, आपको बहुत ज्यादा खुश करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरा जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी वाला पल ला के दे दिया है। मतलब मेरा भाई जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, मेरे माता की मृत्यु हो चुकी है, एक बची है मेरी बहन, उसको भी मैंने सोच लिया था कि वो मर चुकी है, लेकिन उसकी जान आपने बचाई है, तो इसके बदले मैं आपका एहसान तो कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐशो आराम मेरे दरबार में दूं। तो बच्चों, दिवाकर मित्र जो है वो हर्षवर्धन के कहने पर थानेसर के अंदर रुक जाता है। और वो हर्षवर्धन को समय समय पे बच्चों बौद्ध धर्म की शिक्षा देना शुरू कर देता है। अब हर्षवर्धन जब बौद्ध भिक्षु के पास रहेगा तो उसके ऊपर कौन से धर्म का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन दिवाकर मित्र के प्रभाव में आके बच्चों इसने भगवान शिव की पूजा करना छोड़ दिया और इसने बौद्ध धर्म के अंदर आस्था दिखाने का काम किया। तो ध्यान रखेंगे, बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र था जिसके प्रभाव में आकर इसने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध भिक्षु, नाम है दिवाकर मित्र, के प्रभाव में आकर सबसे पहले बौद्ध धर्म की हिनयान शाखा में आस्था दिखाई बच्चों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने सबसे पहले जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो किसके प्रभाव में आकर, आप बोलेंगे दिवाकर मित्र के प्रभाव में आकर। बच्चों, हम बात करें तो हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि भी था, वो भी याद रखेंगे। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था। और बाणभट्ट के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वो कौन कौन सी थी? तो बाणभट्ट की रचनाओं का जो नाम था, एक तो थी हर्षचरित, और एक थी कादम्बरी।
बाणभट्ट की रचनाओं में एक थी हर्षचरित और एक थी कादम्बरी। ठीक है ना बच्चों। तो ये हर्षचरित बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में हर्षवर्धन की सारी बातें दी गई हैं। हर्षवर्धन की माता यशोमती सती हो गई थी। बच्चों हम बात करें तो हर्षवर्धन संगीत प्रेमी भी था और हर्षवर्धन वीणा बजाने के लिए बच्चों जाना जाता था। तो हर्षवर्धन वीणा बजाने में क्या था, निपुण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन संगीत प्रेमी था और वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाया करता था। वाद्य यंत्र का मतलब जिससे ध्वनि उत्पन्न हो। बच्चों हर्षवर्धन खुद भी क्या है, नाटक लिखने का काम किया करता था। तो हर्षवर्धन की भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, पेपर में एग्जाम में पूछी जाती हैं। हर्षवर्धन की वो प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं। हर्षवर्धन की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक तो है मेरे बच्चों रत्नावली, एक है प्रियदर्शिका, और एक है नागानंद। ठीक है, ये तीनों के तीनों नाटक आपको ध्यान रखना है। नागानंद नाम का जो नाटक है, इस नाटक के अंदर एक जीमूत वाहन नाम के राजा हुए, उसकी आत्महत्या का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इस नाटक में जीमूत वाहन नामक राजा की आत्महत्या। मेरे बच्चों क्या किया गया है सर, वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो जिमुत वाहन नामक राजा की आत्महत्या का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कौन से नाटक में, इस नाटक के अंदर। नाम है इसका नागानंद। चलेगा, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, बात है 629 ईस्वी की। तो 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय दूसरा चीनी यात्री भारत आता है जिसका नाम था हेनसांग। तो 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के समय दूसरा चीनी यात्री, जो एक बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातों को इकट्ठा करने के लिए आया था, हेनसांग। बच्चों ये बौद्ध भिक्षु था, भारत आया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। अब ये जो बौद्ध भिक्षु था, ये बौद्ध धर्म की, अब बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ था, एक हीनयान शाखा, एक महायान शाखा। तो हीनयान शाखा को तो पहले ही मान रहा था कौन, हर्षवर्धन। किसके प्रभाव में आकर, दिवाकर मित्र के प्रभाव में आकर। लेकिन बच्चों जो ये हेनसांग था, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा में विश्वास रखता था।
और हर्षवर्धन के दरबार में जब इसने रहना शुरू किया, लगभग 15 साल ये भारत में रहा हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के दरबार में। तो 15 साल रहते हुए इसने बच्चों बौद्ध धर्म की महायान शाखा का गुणगान करना शुरू कर दिया। अब हीनयान शाखा में तो वो पहले ही आस्था रखता था, महायान शाखा का बहुत ज्यादा गुणगान जब हेनसांग के द्वारा किया जाता है तो एक दिन बच्चों हर्षवर्धन जो है वो इस हेनसांग के प्रभाव में आकर हीनयान शाखा को छोड़ के बौद्ध धर्म की महायान शाखा में विश्वास दिखाना शुरू कर देता है। तो ध्यान रखेंगे, हेनसांग के प्रभाव में आकर ही इसने शाखा बदली थी बच्चों। हेनसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा आस्था दिखाई। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में इसने क्या दिखाई, आस्था दिखाई थी। ठीक है बच्चों, हर्षवर्धन के समय जो ये दूसरा चीनी यात्री आया, इस हेनसांग के द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया। और हेनसांग के द्वारा लिखा गया जो ये यात्रा वृत्तांत है, इसका नाम है सियुकी। हेनसांग द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है सियुकी। और इस सियुकी नामक पुस्तक के अंदर सुध नामक जगह जो यमुना नगर के अंदर है, क्योंकि बौद्ध धर्म का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र के रूप में सुध जाना गया। टोहाना की मैं बात करूं जो फतेहाबाद जिले के अंदर है, और हम बात करें थानेसर की प्रशंसा की गई मेरे बच्चों। थानेसर की क्या की गई, प्रशंसा की गई। ठीक है तो कीजिएगा जल्दी से नोट, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ, काफी दिनों के बाद क्लास जरूर हो रही है, लेकिन क्लास के अंदर बच्चों कोई भी चीज हम स्किप नहीं करेंगे। है तो आपको कंटेंट बहुत अच्छा चाहिएगा। चलेगा, नोट कर चुके हो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों हम बात करें तो 15 साल तक हेनसांग भारत में रहा था।
हेनसांग भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहा, लेकिन भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो ये समय रहा वो थानेसर के अंदर रहा। मेरे बच्चों, हेनसांग जो थानेसर में रहा वो रहा 635 ईस्वी से 644 ईस्वी तक। और जिस शहर में सबसे ज्यादा रहा उसी शहर की सबसे ज्यादा इसने प्रशंसा की। हेनसांग द्वारा सबसे ज्यादा प्रशंसा। तो हेनसांग के द्वारा सबसे ज्यादा जो प्रशंसा की गई बच्चों वो थानेसर की गई थी। क्योंकि थानेसर में ही इसने सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। हर्षवर्धन के द्वारा इसे धर्मसभा का अध्यक्ष भी स्थापित किया गया था। हर्षवर्धन 5 साल के बाद बच्चों एक धर्म सभा का आयोजन करवाया करता था जिसमें गरीबों को वो धन दौलत देने का काम किया करता था। तो हर्षवर्धन द्वारा हेनसांग को धर्म सभा, और जो सबसे बड़ी धर्म सभा थी वो कहलाती है महामोक्ष परिषद। जो सबसे बड़ी धर्म सभा थी जिसमें हर्षवर्धन ने अपना सब कुछ गरीबों के अंदर बांटने का काम कर दिया था, इसका अध्यक्ष भी मेरे बच्चों हेनसांग को ही नियुक्त किया गया था। हर्षवर्धन ने अपनी जो दूसरी राजधानी स्थापित की थी बच्चों वो कन्नौज स्थापित की थी। क्योंकि कन्नौज अनाथ हो चुका था, इसकी बहन के पति ग्रहवर्मा की जब हत्या कर दी जाती है, देवगुप्त के द्वारा जब कब्जा किया जाता है, देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन सेकंड कर देता है, तो कन्नौज अनाथ हो जाता है। और अनाथ पड़े कन्नौज को संभालने का काम हर्षवर्धन ने अपनी बहन के साथ किया था। और अपनी बहन को खोया हुआ साम्राज्य वापस दिलाने के लिए कन्नौज की गद्दी के ऊपर अपनी बहन को बैठाया, राज्यश्री को। और एक लड़की की अधीनता हो सकता है वहां के लोग अच्छे से स्वीकार ना कर पाए, इसलिए उसकी बहन के साथ साथ हर्षवर्धन भी कन्नौज की गद्दी के ऊपर बैठ जाता है राजा बनकर, और अपनी दूसरी राजधानी के रूप में कन्नौज को क्या करता है, स्थापित करता है। तो यह हर्षवर्धन के द्वारा स्थापित की गई राजधानी थी बच्चों। हर्षवर्धन की खुद की राजधानी थी थानेसर, जो उसको अपने पूर्वजों से मिली थी। ठीक है, अपने पूर्वजों से क्या है, मिली थी। उसके बाद हम बात करेंगे हर्षवर्धन का जो साम्राज्य विस्तार था। या हर्षवर्धन का एक दूसरा नाम भी याद रख लेना, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी पुकारा जाता था बच्चों। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था, शिलादित्य। यदि हम बात करें इसके साम्राज्य विस्तार की,
तो चारों दिशाओं में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि इसने चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य का क्या कर लिया था, विस्तार कर लिया था। इसके साम्राज्य का विस्तार की हम बात करें तो मेरे बच्चों, पूर्व में कामरूप से लेकर, कामरूप का मतलब है आज का आसाम, कि आसाम का ही प्राचीन नाम पहले कामरूप बताया गया। तो पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, और हम बात करें उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में बच्चों नर्मदा नदी तक। इसका क्या था, साम्राज्य विस्तार था। लेकिन नर्मदा नदी से आगे बच्चों ये नहीं बढ़ पाए थे, क्योंकि दक्षिण भारत को ये जीतना चाहते थे पूरे के पूरे को, लेकिन चाहकर भी नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि दक्षिण भारत विजय अभियान के ऊपर जब हर्षवर्धन निकलता है, दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ बच्चों इसका क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और हर्षवर्धन की क्या हुई थी, इस युद्ध में हार हुई थी। अब किसी भी ग्रंथ के अंदर हर्षवर्धन की हार के बारे में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इस हार का जो जिक्र है वो एक अभिलेख में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी के ऊपर पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन ये युद्ध हारा था, तो हर्षवर्धन की इस हार का जो उल्लेख है मेरे बच्चों, वो कर्नाटक से प्राप्त एहोल अभिलेख में मिलता है। एहोल एक गांव है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर एक गांव है एहोल, और यहीं से एक अभिलेख मिला। और इसी एहोल अभिलेख से क्या होता है, प्राप्त होता है ये हमें उल्लेख कि हर्षवर्धन ये युद्ध हारा था। हर्षवर्धन की जो अंतिम लड़ाई मानी जाती है वो गंजम की लड़ाई मानी जाती है। गंजम जो है ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है। हर्षवर्धन की ये अंतिम लड़ाई मानी जाती है। वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ बच्चों,
वर्धन वंश का ये सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। बौद्ध भिक्षु जो हमने पढ़ा है, हेनसांग, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है बच्चों। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म से कितना प्यार करता था, इस बात का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि हर्षवर्धन के द्वारा ही 5वीं बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया था। हर्षवर्धन के द्वारा 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन क्या है, करवाया गया था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू, बाय बाय।